गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम संजय सर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर, जिसके अंदर के कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग थे, जैसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या होता है। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। तो बेसिकली एजियोट्रॉप्स आर दोज मिक्सचर, या फिर और सिंपल लैंग्वेज, ठीक, एक था सॉल्यूशन ए, दूसरा था एक था लिक्विड ए, दूसरा था लिक्विड बी। दोनों को मिला के मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूशन बना लिया, जिसमें कि क्या है, ए एंड बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक, अब ए एंड बी का जो बॉइलिंग पॉइंट था, क्या था, बॉइलिंग पॉइंट था, इसका मान के चलिए टेम्परेचर था T, और इसका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, T रहेगा। मतलब दोज लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस नहीं होता है, या फिर जो सेम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम क्या, एजियोट्रॉप्स। अब सोचो कि ए एंड बी का सॉल्यूशन आ गया। अगर सॉल्यूशन में मान के चलिए कि 30% मैंने ए ऐड किया था और 70% बी ऐड किया था, कितना, 30/70 का रेशियो था। अगर 30% ए ऐड किया है और 70% बी ऐड किया है, 30% ए और 70% ए, अगर मैंने इसे बॉयल करना स्टार्ट किया, यहाँ पे एक कंटेनर में ए एंड बी को लेके मैंने बॉईल करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे जो कंपोजिशन था वो कितना था, 30/70% था, ठीक, बी का। अगर मैं इसे बॉईल करूंगा तो जब वेपर फेज में मैंने देखा, तो वेपर फेज में भी मुझे क्या देखने को मिला, सेम कंपोजिशन देखने को मिला, 30/70% का कंपोजिशन देखने को मिला। मतलब वेपर फेज में भी क्या है, 30% ए है और 70% क्या है, बी है। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर्स जिनका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, किसके कारण नहीं आता, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सेम होता है। तो ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे मिक्सचर जिनका क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट सेम होने के कारण, क्या मैं इन्हें कभी सेपरेट कर सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं। आप डिस्टिलेशन यूज करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करो, बॉयल करके करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, लेकिन इनका कैसे फिल्ट्रेशन कर, आप इन्हें सेपरेट कर पाओगे क्या? सेपरेट करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो फिर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए, या फिर लिक्विड्स इमिसिबल होना चाहिए। लिक्विड इमिसिबल होंगे तो सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा तो लिक्विड मिसिबल होंगे। अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा तो इन्हें क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ, अलग अलग करूंगा तो वेपर फेज में भी ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं। जो कंपोजिशन इनका सॉल्यूशन फेज में है वही कंपोजिशन इनका वेपर फेज में है, तो उससे मैं इन्हें सेपरेट नहीं कर सकता। तो वो लिक्विड्स जिनको क्या करते हैं, जिनका मिक्सचर का डेफिनाइट कंपोजिशन जो होता है सॉल्यूशन स्टेट में, और अगर उन्हें वेपर फेज में लेके आता हूं तो वेपर फेज में भी उनके कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है क्या, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। ठीक है, एजियोट्रॉप समझ में आया होगा। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा क्या, एबनॉर्मल मोलर मासेस। चलिए, लास्ट क्लास में हमने जब आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स को हम ऐड करते हैं, या तो फिर उनका डिसोसिएशन होता है या फिर एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है या फिर डिसोसिएशन होता है। अब मैंने कैलकुलेटिव किया, जैसे कोई भी जब मैंने एमबी को कैलकुलेट किया, एमबी मतलब क्या होता है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मैं क्या सोच के चल रहा था कि सॉल्यूशन के अंदर ना तो कोई डिसोसिएशन हुआ है ना कोई एसोसिएशन, आइडियल कंडीशंस को मैं एज्यूम करके चल रहा था। लेकिन मैंने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आइडियल नहीं मिला। क्यों? जैसे NaCl को मैंने ऐड किया था, तो NaCl को ऐड करने के बाद इसका मास कितना हो जाएगा, 23.5 एंड 35.5, 23 होता है इसलिए 23 एंड 35.5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 58.5। मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली मास कितना आना चाहिए था, 58.5। लेकिन जब मैंने NaCl को ऐड कर दिया सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। एक पार्टिकल एज्यूम करके चल रहा था, लेकिन वहां पे जाके डिसोसिएट हो गए, डिसोसिएट होकर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, 2, मतलब दोगुने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन आएगी, वो मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन भी क्या आएगी, या तो फिर उससे ज्यादा आएगी या फिर कम आएगी। तो ये किसके कारण होता है, जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, और जब एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसके कारण जो मास था, मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल ना आके वो क्या आएगा, या तो फिर उससे ज्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा। तो इसी मास को बोला जाता है क्या, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जब डिसोसिएशन होगा तो मोलर मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा, एमबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब एसोसिएशन होगा तो एमबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होने पे क्या हो रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा शो होगी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा शो होंगी
तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़ जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? दोज केमिकल प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन में इंक्रीज हो रहा है, डिसोसिएशन में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास की वैल्यूज क्या आएंगी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास भी एबनॉर्मल आ जाएगा। वैसे ही अगर एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? कम आने लगेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है उसमें पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन की जब कंडीशंस होती हैं तो उसमें मास जो आना चाहिए था उससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा या फिर उससे कम आएगा। वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। थर्ड है बॉन्ड ऑफ फैक्टर। बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसी का जो एबनॉर्मल मोलर मास है इसी का नेक्स्ट टॉपिक है कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा जो है एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है, एक कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। ऑब्जर्व मतलब मैं बोलता हूं कि एमबी की वैल्यू आनी चाहिए थी 58.5 आनी चाहिए थी, ठीक है, और आई क्या उससे कम आई या उससे ज्यादा आई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसे डिनोट करते हैं किससे? आई से। तो ये आता है किसमें? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू। या फिर इसके आपको 3-4 अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे बॉन्ड ऑफ फैक्टर के, कि जिसमें आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर को जब कैलकुलेट करने जाते हैं तो या तो फिर ये 1 से बड़ा होगा या फिर ये 1 से छोटा होगा। 1 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी? आई अगर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब कौन सा है? ना तो कोई डिसोसिएशन हो रहा है ना कोई एसोसिएशन हो रहा है। जो वैल्यू आनी चाहिए थी वही वैल्यू आई है। तो नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास मिलेगा आपको, या फिर जो नॉर्मल होना चाहिए था डिवाइडेड बाय जो हमारा हुआ है। सिंपल सा लॉजिक ये है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसका रेशियोज है? ऑब्जर्व जो नॉर्मल था डिवाइडेड बाय जो हमारा कैलकुलेटिव हुआ या फिर जिसके कारण सॉल्यूट में डिसोसिएशन और एसोसिएशन के कारण हुआ। चलिए, अगर आई की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स बढ़ गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? डिसोसिएशन हुआ है। और आई की वैल्यू इज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ है? एसोसिएशन हुआ है। और अगर आई की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा है? आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, इसके न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो न्यूमेरिकल्स में इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कितने पार्टिकल्स आपके डिसोसिएट हो गए, कितने पार्टिकल्स इसके आपके एसोसिएट हो गए, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मान के चलिए कि 100 पार्टिकल्स थे, 100 पार्टिकल्स में से मैंने बोला कि 30% क्या हुआ? डिसोसिएशन हुआ। 30% डिसोसिएशन हुआ मतलब 70 पार्टिकल्स तो वैसे के वैसे रह गए, लेकिन 30 पार्टिकल्स टूट के क्या हो गए? 30 + 30 हो गए, मतलब डिसोसिएट हो गए 30%। यही बोलूंगा डिसोसिएशन। मतलब नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 130 हो गए, जबकि मैं मान के क्या चल रहा था कि 100 पार्टिकल्स ही मैंने ऐड की। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो जाएगी। यही कहलाता है क्या? डिसोसिएशन, एसोसिएशन। इसके कारण ही शो होती है क्या? नॉन आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है सॉल्यूशन। आशा करता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कंटिन्यूटी में पढ़ते रहिए। रेगुलरली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। प्लस जब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे आप ज्यादा से ज्यादा तो आपको अपने आप सारे फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे। 4 फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूलेज में सिर्फ आपको कुछ वैल्यूज देखनी होती हैं। कुछ जैसे आपको कई बार क्या होगा कि एमबी नहीं दिया रहेगा, एमबी मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आपको सॉल्यूट का नाम दिया होगा तो सॉल्यूट के नाम से आपको मॉलिक्यूलर मास उसका कैलकुलेट करना होगा। तो जो यूरिया है या फिर हमारा एसिटिक एसिड है या फिर हमारा ग्लूकोज है, इनके मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करने आते हैं। आप उनके जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनका मास लीजिए, सम कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। ठीक है, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।